हो गया, ऑन हो गया। लगे दिखाइए कहाँ तक पढ़ा दिए थे। देखिए एक बात नहीं करी, इधर देखिए, एक एक्सप्रेशन लिखवाया गया था आपको, एफ डैश थीटा 1 इज इक्वल टू 0। इसको माने थे इक्वेशन नंबर 7। हम कुछ इक्वेशंस यहाँ लिख रहे हैं जो आपके डिराइव किए गए थे। पहला इक्वेशन था W इज इक्वल टू एफ थीटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा था आपका डेल W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल एस। ये जिसकी कॉपी है डेल एस गलत लिखा है, डेल ठीक करिएगा। इसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे हम इनफाइनाइटली स्मॉल दिखा रहे हैं, उसका मतलब जो हमारा परिवर्तन हो रहा है वो बहुत छोटा हो रहा है। तो ये दोनों एक जैसा ही बनेगा, आपने गलत बना रखा है। तीसरा एक्सप्रेशन था डेल W इज इक्वल टू एफ डैश थीटा डेल थीटा। चौथा एक्सप्रेशन था F इज इक्वल टू एफ डैश थीटा डेल थीटा बाई डेल एस। पांचवा था एफ डैश थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एस इज इक्वल टू 0। ये फिफ्थ था। सिक्स आपका था एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट वन सेवेंथ आपका उधर लिखा हुआ है। ठीक है, इतने एक्सप्रेशन आपको करा दिए गए थे। स्टेबल और अनस्टेबल का चैप्टर है। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है ना, 6 से 8 रियल एनालिसिस की क्लास है। डॉक्टर मनमोहन पांडे पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरी क्लास है। ठीक, तो कल 6 से 8 डॉक्टर मनमोहन पांडे, 8 बजे के बाद हम, कब तक हमको नहीं पता, 1 घंटा 1.5 घंटा जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है, आप लोग फ्री हैं लेकिन आप लोग उबते भी बहुत जल्दी हैं। 2 घंटा बैठ लिए, अरे बाप रे बाप, अब जो है ऐसे वैसे ये वो है ना। इसीलिए ये हम नहीं कहेंगे कि इतने बजे तक पढ़ाएंगे, जब तक मन करे पढ़िए, जब बोरियत होने लगे छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात, कोरम नहीं पूरा करिए आज, नहीं तो कल एक्स्ट्रा चल जाएगी। एक्स्ट्रा में क्या रखा है ना, सब हो जाएगा। और इसका तो कोर्स वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है आपका। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखिए एफ डैश थीटा 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7 नीचे से लिखिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, यहाँ लिखा है 4। ये बताइए 4 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है? s के। तो फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? s के। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल s कॉमा वी हैव अब छोड़ दीजिए, यहां देखिए। अब जब हम इसको s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान आ रहा होगा आपसे, हमने कहा था कोई पार्टिकल है जिस पे हम F फोर्स लगा रहे हैं, इस कारण से इसमें होने वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है? S है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि F किसका फंक्शन हो गया? S का। ठीक, हॉरिजेंटल से बनने वाला एंगल कितना है? थीटा। तो थीटा भी किसका फंक्शन हो गया? S का। तभी ना थीटा S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। क्यों भाई? अगर थीटा S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका मतलब थीटा किसका फंक्शन है? S का। अगर थीटा S का फंक्शन नहीं होता तो थीटा S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होता। फिर भी अगर आप जोर ज़बरदस्ती करके डिफरेंशिएट करते तो वो वैल्यू क्या हो जाती? 0। ठीक, अगर थीटा S का फंक्शन है तभी थीटा S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अगर थीटा S का फंक्शन नहीं होता तो थीटा S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होता। अगर आप ज़बरदस्ती करते भी तो वो 0 हो जाता। ठीक, इसका मतलब थीटा भी किसका फंक्शन है? S का। F भी किसका फंक्शन? S का। थीटा भी किसका फंक्शन? S का। दोनों किसके फंक्शन? S के। तो अब तो पार्शियल डिफरेंशिएशन टोटल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्शियल कहाँ आता है? जहाँ एक से अधिक वेरिएबल होते हैं। टोटल कहाँ आता है? जहाँ एक वेरिएबल होते हैं। हमने आपको ये दिखा दिया
कि f भी s का फंक्शन है, क्योंकि f बल लगाते ही हमारी ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गई, s दूरी पे डिस्प्लेस हो गई। दूसरा हमने ये दिखाया कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे है तो थीटा भी किसका फंक्शन है, s का। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि थीटा किसका फंक्शन है, s का। तो दोनों किसके फंक्शन हो गए, s के। जब ये दोनों एक वेरिएबल होते हैं तो पार्शियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोटल डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो अब हम टोटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बच्चे जनरली बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और ये बात पूछते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन था, अब मैम कैसे टोटल हो गया। तो कोई आपसे पूछे तो आप यही डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये ऑब्जेक्ट था, F फोर्स लगाया, S डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो F किसका फंक्शन हुआ, S का। ऊपर से अगर ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाता हो तो पुनः थीटा किसका फंक्शन हो गया, S का। दोनों किसके फंक्शन हो गए, S के। तो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल में, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल क्या हो गए, एक ही हो गए। ये सब चीज़ें आपकी किताब में नहीं दी गई है, हम आपको बता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए जो पढ़िए कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए। अगर मन में डाउट रहेगा, कोई कहीं कुछ पूछ दिया तो बेकार है पढ़ना। आराम से पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में बताने से 2-4 घंटे का लेक्चर पीछे हो जाता है। 2-4 घंटा क्या, एक दिन बैठ जाइए, ख़त्म हो गया एक्स्ट्रा। लेकिन ढंग से पढ़िए, हड़बड़ मत करिए। तो अब हम टोटल डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। f को करेंगे तो df/ds, इसको टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसमें d आता है। डेल को पार्शियल कहते हैं, और जो ये वाला डेल होता है ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंशिएशन दिखाता है। ठीक है, df/ds इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, f डबल डैश थीटा। हमेशा डिफरेंशिएशन आउटर से इनर करते हैं, हमेशा आउटर से इनर। सबसे पहले हमने f को डिफरेंशिएट किया तो f डैश था, इसलिए क्या बन गया, f डबल डैश। अब किसको करेंगे, थीटा को। थीटा को करेंगे तो क्या आएगा, d थीटा बाई डी एस, डी थीटा बाई डी एस। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड को एस सच उतारेंगे। जब सेकंड को एस सच उतारेंगे तो वापस से वो डी थीटा बाई डी एस बनेगा और क्या देगा, डी थीटा बाई डी एस का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब की पहले वाले को एस सच उतारेंगे जो है आपका एफ डैश थीटा, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी टू थीटा अपॉन डी एस स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, इसका एक रूट था, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं एट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन पे। एट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन पे आपको मिलेगा डी एफ बाई डी एस एट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन इज इक्वल टू एफ डबल डैश थीटा वन इंटू डी थीटा बाई डी एस का स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन प्लस एफ डैश थीटा वन डी टू थीटा बाई डी एस स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन। जरा समीकरण नंबर 7 देखिए, एफ डैश थीटा वन की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। तो एफ डैश थीटा वन की जगह क्या कर देंगे, 0। क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी एफ बाई डी एस एट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन इज इक्वल टू एफ डबल डैश थीटा वन इंटू डी थीटा बाई डी एस का होल स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन फ्रॉम इक्वेशन 7। इसको 8 मान लीजिए। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो पूछिए। अच्छा, एक सवाल आपसे, अगर एफ डैश थीटा वन 0 है तो क्या एफ डबल डैश थीटा वन भी 0 होगा? चलिए, एफ डैश थीटा की वैल्यू है 2x + 3।
एफ डबल डैश θ1 की जगह रख रहे हैं -3/2 की वैल्यू है 2 × -3/2 + 3 कट करके 0। एफ डबल डैश θ1 निकालने के लिए एफ डबल डैश थीटा की वैल्यू आएगी 2, ठीक। एफ डबल डैश 3/2 की वैल्यू भी आएगी 2। कहाँ 0 है? θ1 का मतलब ये होता है बेटा, देखिए अगर एफ डैश θ0 है तो 100% एफ डबल डैश θ0 होगा, तभी हम पूछेंगे आपसे, क्योंकि हमको लग रहा था कि नहीं जानते होंगे। एफ डैश θ0 है तो एफ डबल डैश θ 100% 0 होगा, लेकिन हमने कहा एफ डैश θ1 0 है, मतलब उसमें हमने थीटा की जगह एक मान रख दिया है θ1, वो 0 है, तो गारंटी नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। उदाहरण आपके सामने, हो भी सकता है और नहीं, ठीक है। अगर वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन 0 है, वेरिएबल वाला, तब ये होगा, लेकिन ये वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें हमने थीटा की जगह θ1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तब वो 0 आया है। तो इसमें ये वाला हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। उतारिए। हो गया? चलिए अब देखिए, अब बस समझिएगा क्या कह रहे हैं। किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। तो ये संख्या हमेशा कैसी हो गई? पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ, एफ डबल डैश θ1 पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या देगा? पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में df/ds भी कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो, अगर f डबल डैश θ1 नेगेटिव हुआ तो df/ds भी कैसा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। ये बात क्लियर है? ये वाला टर्म क्या था? हमेशा और हमेशा पॉजिटिव, हमने इसको हटा दिया।
ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव। मतलब इसका पॉजिटिव या नेगेटिव बनना टोटली इस पे डिपेंड करता है। ठीक, आप जानते हैं अगर ये संख्या पॉजिटिव होती है अर्थात ग्रेटर देन 0 होती है तो वो मिनिमा की कंडीशन होती है। मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ा होगा। ठीक, और अगर ये संख्या नेगेटिव होती है अर्थात लेस देन 0 होती है तो वो किसकी कंडीशन होती है? मैक्सिमा। जानती हैं ये बात? चलिए बहुत अच्छा है। इतने में कोई डाउट? अगर ये संख्या पॉजिटिव अर्थात ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, फंक्शन कैसा होता है? मिनिमा। अगर ये संख्या नेगेटिव अर्थात लेस देन 0 तो फंक्शन कैसा होता है? मैक्सिमा। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, f का मैक्सिमा और मिनिमा बनना इन दोनों लक्षणों पे निर्भर करेगा। अगर ये संख्या पॉजिटिव, यहाँ लिख रहे हैं, अगर f डबल डैश थीटा 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, इस कंडीशन में जो फंक्शन होता है मतलब f वो मिनिमा होता है। फंक्शन होता है f, वो कैसा होता है? मिनिमा। क्यों भाई? याद है ना, फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा होता था, है ना? अगर ये संख्या आपकी नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमा। अगर f डबल डैश थीटा 1 नेगेटिव तो उस केस में फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमा। अर्थात f क्या होगा? मैक्सिमा। अब जरा थियोरेटिकल पोर्शन इसका समझिए। अगर मान लीजिए ये दीवार है मेरे पास, ठीक है, f क्या है? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा स्टेबल है, स्थिर है कि हम जितना भी अप्लाइड फोर्स लगाएंगे मैक्सिमा, क्यों लगाना पड़ रहा है ना, तो हम जितना ज़्यादा बल लगाएंगे ये उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे ये डस्टर खड़ा है, कितना फोर्स लगा? हल्का सा। ये ब्लैक बोर्ड, थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे क्योंकि वो डस्टर से ज़्यादा स्टेबल है। ये दीवार, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, लगाते चले जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो क्योंकि वो और ज़्यादा स्टेबल है। तो जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। जैसे इसकी स्टेबिलिटी कम थी, अप्लाइड फोर्स कम था, इसकी स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा थी तो अप्लाइड फोर्स और ज़्यादा हुआ, इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा है तो अप्लाइड फोर्स और ज़्यादा होगा। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसके लिए अप्लाइड फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमा है तो इसका मतलब वो चीज़ कैसी है? स्टेबल। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स अगर कम है, जैसे डस्टर गिर गया, तो वो चीज़ कैसी होगी? अनस्टेबल। ये स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन है। शब्द पे को मेरे ध्यान दीजिएगा, F अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स मतलब आपके द्वारा लगाया गया। एक पतला दुबला आदमी एक चाटा मारिए छटक के गिर जाएगा, फोर्स कम लगा। मोटा तगड़ा होगा, अरे बाप रे बाप, मारेंगे तब भी थोड़ा बहुत हिलेगा। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल था उसको हिलाने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स लगा। तो स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, मैक्सिमा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अप्लाइड फोर्स कम है, मिनिमम है, तो स्टेबिलिटी कम होगी, अर्थात क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो ये कंडीशन है स्टेबल और अनस्टेबल होने की। अगर ये F मैक्सिमम होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्टेबल। F मिनिमम होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अनस्टेबल। क्योंकि ये F क्या है? अप्लाइड फोर्स, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स। ये बात पकड़ में आई? क्लियर है? लिखिए अब सब चीज़ें। नीचे से लिखिए। नहीं, फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स। वो डायरेक्ट फंक्शन है स्टेबिलिटी का होगा। हाँ,
बोले ही हम, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लिखिए, नीचे से लिखिए, सिंस डी थीटा बाई डी एस का होल स्क्वायर बी ऑलवेज पॉजिटिव, be always positive, comma, therefore the value of df by ds, therefore the value of df by ds, यहाँ लिखा है बेटा, इधर देखिए, df by ds ऐसे लिखिए, थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, एट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन टोटली डिपेंड्स अपॉन एफ डबल डैश थीटा वन। एफ डबल डैश थीटा वन, नीचे से लिखिए, if f double dash theta 1 is greater than 0, if f double dash theta 1 is greater than 0, that is positive, then df by ds, आगे ब्रैकेट में लिखिए, थीटा इज इक्वल टू थीटा वन ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, ऐसे ग्रेटर देन जीरो। फिर नीचे से लिखिए, अगेन इफ एफ डबल डैश थीटा वन लेस देन जीरो, if f double dash theta 1 less than 0, that is negative, then df by ds at theta is equal to theta 1 is less than 0। ठीक है, आपको पता है कोई भी फंक्शन f पॉजिटिव तब होता है, कोई भी फंक्शन f पॉजिटिव तब होता है जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट टू जीरो करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो उस कंडीशन में मिनिमम, और लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमम। अब इस बात को नीचे से लिखिए, f डबल डैश थीटा वन, स्मॉल एफ है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ कैपिटल है कहाँ स्मॉल है। हम f डबल डैश थीटा वन बोलें तो वो ये है, इसका मतलब ये कैसा लिखाएगा, स्मॉल लिखाएगा। f डबल डैश थीटा वन इज लेस देन जीरो, इज नहीं लिखते बेटा, इस काटिए। f डबल डैश थीटा वन इज लेस देन जीरो, मतलब ये वाली कंडीशन, ठीक है। f डबल डैश थीटा वन इज लेस देन जीरो, देन द फंक्शन मस्ट बी मैक्सिमम, that is f is maximum, capital F is maximum, and hence the equilibrium is stable,
ठीक है, ये लाइन लिखवाएं। अगर ये लेस देन होगा अर्थात नेगेटिव होगा तो फंक्शन उस कंडीशन में कैसा होगा, मैक्सिमम। फंक्शन कौन है, एफ। एफ कैसा होगा, मैक्सिमम। अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम है तो कैसी कंडीशन होगी, स्टेबल की। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। इफ एफ डबल डैश स्मॉल एफ डबल डैश θ1 greater than 0, then the function must be minimum, then the function must be minimum, then the function must be minimum, that is f is minimum, capital F is minimum, and the stable and the equilibrium is unstable, and the equilibrium is unstable, and the equilibrium is unstable. हो गया, समझ में आ गया। तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव होना चाहिए, अनस्टेबिलिटी चाहिए तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नीचे से एक लाइन लिख लीजिए, रिमार्क। लिखिए, बॉडी इज स्टेबल, बॉडी इज स्टेबल, body is stable if f double dash θ1 less than 0, if f double dash θ1 less than 0, and unstable if f double dash θ1 greater than 0। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी कहता है 3 परिस्थिति होती है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। दूसरा रिमार्क, इफ द फंक्शन f डबल डैश θ1 इज इक्वल टू 0, if the function f double dash θ1 is equal to 0, then the equilibrium is neither stable nor unstable, मतलब ना स्टेबल होता है ना अनस्टेबल। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन दिस केस इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल, इन दिस केस इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल। ठीक है, ये किस सेंस में हमने आपको समझाया है, अप्लाइड फोर्स के सेंस में। अप्लाइड फोर्स में ऑब्जेक्ट पे फोर्स आप अप्लाई करते हो। अगर आपके द्वारा लगाया गया फोर्स अधिक है तो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब हम लोग एनर्जी टेस्ट पढ़ेंगे, लास्ट हेडलाइन है इसकी। ठीक है, कल तक कंप्लीट होगी ये। एनर्जी टेस्ट ऑब्जेक्ट की एनर्जी बात करता है, तो वहाँ रिलेशन उल्टा हो जाता है। कैसे, अगर इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मूव करेगा, है ना, ज़्यादा मूव करेगा, इसका मतलब अनस्टेबल होगा। बेचारा कम खाना खाया, सुस्त पड़ा है, कैसा होगा, स्टेबल। कभी कभी जैसे कुछ लोग क्लास में ज़्यादा खाना खा के आते हैं, पकड़ 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 पकड़, बोलते रहेंगे, है ना, स्थायीपन नहीं है। तो टीचर के दिमाग में क्या आता है, स्थायीपन नहीं है, बोलता रहता है, बोलती रहती है, तो
तो वो लोग कैसे हो गए? अनस्टेबल। और एक है वह एकदम बस ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ खाए पिए बिना, बस कोरम पूरा कर रहा कि मुर्दे की तरह बैठे हैं, तो वो लोग क्या हो गए? स्टेबल। जहाँ बैठे वहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, तो वो कैसी सिस्टम की? वो सिस्टम की एनर्जी। तो वहाँ रिलेशन क्या हो गया? उल्टा। यहाँ हमने कहा कि F मैक्सिमम होगा तो स्टेबल, F मिनिमम होगा तो अनस्टेबल। अब उल्टा देखिए, अगर सिस्टम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पकड़ 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 पकड़, यहाँ भागा वहाँ भागा, नीचे गए ऊपर गए वहाँ गए, इधर आए उधर गए, तो वो क्या हो गया? अनस्टेबल। अगर सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल, और सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल। तो दो बातें हो गई, एक सिस्टम के अंदर की एनर्जी और एक सिस्टम पे अप्लाइड एनर्जी। अगर हम सिस्टम पे अप्लाइड कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा बल लगेगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे एक बड़ा पत्थर हटाना हो, देर दूर से लगे, अरे बाप रे कितना बड़ा है, कितना स्थायी है, कितना स्टेबल है, धक्का मारते रहिए, खून पसीना निकल जाएगा, हिलेगा नहीं। ठीक है, छोटा सा हो गया है, उठा के किनारे, ख़त्म कहानी, है ना। लेकिन जब खुद के सिस्टम की बात करेंगे तो अगर सिस्टम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो दौड़ भाग मचाता रहेगा, एक जगह पे बैठेगा ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? अनस्टेबल। और खाना नहीं खा के पड़ा रहेगा एक कोने में चुपचाप, बस ऐसे लटक के, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेबल। ठीक है, तो ये दो उल्टे कंसेप्ट चलते हैं। अभी हमने अप्लाइड बताया है, अब हम क्या बता रहे हैं? एनर्जी टेस्ट। ठीक है, लिखिए, एनर्जी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। एनर्जी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। देखिए, जब किसी सिस्टम का एनर्जी टेस्ट करना होता है तो कैसे करते हैं? ध्यान से सुनिए, उसी पे दो थ्योरम लगेंगे और उन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, जो एनर्जी टेस्ट आपके कोर्स में है वो कुछ ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हल्का सा टिल्ट करके यहाँ ले आते हैं। जब यहाँ ऑब्जेक्ट था तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ रहा होगा, जब टिल्ट किया तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल के कुछ और हो गया होगा। नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, उसको मानते हैं z। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक, नीचे वाला फिक्स है, ऊपर वाले को हल्का सा टिल्ट किया, जब ऐसे था तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ रहा होगा, टिल्ट हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल गया। नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, हाइट शब्द ध्यान दीजिएगा, हाइट, हाइट लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? धरातल से। हाइट निकालते हैं, उसको किससे मानते हैं? z। अगर z मैक्सिमम होगा तो mgh का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम। अगर z मिनिमम होगा, हाइट मिनिमम होगी, तो mgh से एनर्जी भी कैसी होगी? मिनिमम। एनर्जी मैक्सिमम अनस्टेबल, एनर्जी मिनिमम स्टेबल। ये फंडा है इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, तब एनर्जी टेस्ट करेंगे, और एक पे दूसरा नहीं है तो अप्लाइड फोर्स टेस्ट करेंगे। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ गए। अगर एक सिस्टम के ऊपर दूसरा सिस्टम होगा, तुरंत दिमाग में ले आइए कि हमको क्या टेस्ट करना है? एनर्जी टेस्ट। एनर्जी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में अनस्टेबल, एनर्जी कम होगी तो स्टेबल। क्लियर? ऐसे में अगर ऐसे वाला सिस्टम नहीं है तो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा तो स्टेबल, अप्लाइड फोर्स कम होगा तो अनस्टेबल। तो आपको इसमें 7 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 7 क्वेश्चन में दोनों कैटेगरी मिलेगी। एक दूसरे के ऊपर होगा, तुरंत दिमाग में समझ जाइएगा कि एक दूसरे के ऊपर तो एनर्जी टेस्ट करना है, और एक दूसरे पे नहीं होगा तो अप्लाइड फोर्स वाला टेस्ट करना है। ठीक है, बस यही 2 टॉपिक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, एनर्जी टेस्ट समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखेंगे, कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, हल्का सा टिल्ट कर देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल गई,
नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हॉरिजेंटल से ऊंचाई हाइट कितनी लेंगे z। अगर हाइट अधिक है तो mgh से एनर्जी भी अधिक होगी, हाइट कम है तो mgh से एनर्जी भी कम होगी। एनर्जी कम स्टेबल जैसे रवि प्रजापति, एनर्जी मैक्सिमम अनस्टेबल जैसे दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल मिश्रा, है ना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वो सुबह ही 4 बजे खा पी के चले आते हैं, वो बेचारे 10 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए अब इसमें, फिर इसका डेरिवेशन कराएंगे। एकदम न्यूट्रल, क्लास से निकल के पिटाई करेंगे आपकी, है ना। तब दीनदयाल नहीं बचाने आएंगे, वो अनस्टेबल भाग जाएंगे। लिखिए, सपोज दैट a body is tilted, suppose that a body is tilted from its position of equilibrium. Suppose that a body is tilted, tilted, tilted मतलब हल्का सा झुकाना, tilted from its position of equilibrium, full stop. The measure of its tilt, the measure of its tilt, अगर ऐसे था तो 90 डिग्री के एंगल पे हॉरिजेंटल से ना, हल्का सा झुका दिए तो मान ले रहे कितने एंगल से झुकाएं, थीटा एंगल से। तो ये जो इसका टिल्टनेस है ये कितने से काउंट होगी, थीटा से। द मेजर ऑफ इस टिल्ट being given by theta, full stop. Express the height of new center of gravity, express the height of new center of gravity, जो नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी है उसकी हाइट कितनी है, z। जो नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी उसकी हाइट कितनी है, z। द एक्सप्रेस द हाइट ऑफ न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज z इन टर्म्स ऑफ थीटा। नीचे से लिखिए, देयरफॉर हाइट को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, थीटा के। देयरफॉर z इज इक्वल टू f थीटा। देख लीजिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, है ना। 1 डिग्री के एक टर्म के रिस्पेक्ट में सबको बदल दिए तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, है ना। z इज इक्वल टू f थीटा। यहाँ z क्या है, हाइट है। हाइट मैक्सिमम तो एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम तो अनस्टेबल, एनर्जी कम तो स्टेबल। वहाँ पे था F इज इक्वल टू एफ थीटा। F अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम तो स्टेबल, अप्लाइड फोर्स कम तो अनस्टेबल। उल्टा कंसेप्ट है, क्योंकि एक आपके द्वारा अप्लाइड हो रहा है और एक खुद के सिस्टम की है। ठीक, देखिए Z इज इक्वल टू एफ थीटा। चलिए भाई अब हमको बताइए मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या मिलता है, dz बाई डी थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा। फिर इसको किसके बराबर कर देते हैं, 0 के, है ना। 0 के बराबर करेंगे तो आपको हम बताए थे इसके रूट्स मिलते हैं, है ना। मान लेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री का है तो 1 रूट, इधर देखिए 2 डिग्री का है तो 2 रूट, 3 डिग्री का है तो 3 रूट, 4 डिग्री का है तो 4 रूट, n डिग्री का है तो n रूट मिलेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या आएगा, d2z बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश थीटा। इसके बाद क्या करते हैं, एफ डबल डैश थीटा 1, एफ डबल डैश थीटा 2, एफ डबल डैश थीटा 3 और सो ऑन एफ डबल डैश थीटा n निकालते हैं। क्यों भाई, अगर ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, ये सारी क्वांटिटी
पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। इस कंडीशन में फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा। तो z फंक्शन कौन है, z कैसा होगा, मिनिमा। ठीक है, अगर ये सारी क्वांटिटी आपकी नेगेटिव आएगी तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, नेगेटिव। ये कैसा होगा, नेगेटिव। फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा। z कैसा होगा, मैक्सिमा, है ना, राय ना। अगर z मिनिमम है तो mgh से एनर्जी भी कैसी होगी, मिनिमम। और एक ही एक मिलेगा, हम ये इन जनरल बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको यहाँ कैसे मिलेगा, एक ही मिलेगा। और यहाँ पे E कैसा आएगा, मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम, सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल। एनर्जी मिनिमम, सिस्टम कैसा होगा, ये चेक करने का तरीका होगा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने का तरीका होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेट टू 0, रूट्स मिलेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रूट्स को रख दीजिए, ग्रेटर देन 0 होगा मतलब मिनिमा, एनर्जी मिनिमम होगी, सिस्टम स्टेबल, मैक्सिमा होगी तो एनर्जी अनस्टेबल। ठीक है, लिखिए अब यही बात, नीचे से लिखिए। देन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम is given by, then the position of equilibrium is given by, नीचे से लिखिए, dz upon d theta is equal to f dash theta is equal to 0। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किसके बराबर करते हैं, 0 के। नीचे से लिखिए, लेट its roots are, let its roots are, ये थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 कॉमा थीटा 2 कॉमा थीटा 3 कॉमा डैश 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 थीटा n। ठीक है, नीचे से लिखिए, देन d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, उल्टा बना रही है, ग्रेटर देन 0 then the function z is minimum, then the function z is minimum, comma, so that the energy of system, so that the energy of system is minimum and hence the equilibrium is stable, and hence the equilibrium is stable। नीचे से लिखिए, whereas if d2z upon d theta square whereas if d2z upon d theta square, ब्रैकेट बनाइए, लिखिए थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, नीचे एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 लेस देन 0, less than 0, then the function z is maximum, then the function z is maximum
कॉमा सो दैट, SO, so that energy E is maximum, so that energy E is maximum and hence the equilibrium is unstable, and hence the equilibrium is unstable. आ गया समझ में? हो गया। अब इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, एक या दो थ्योरम है, एक हम कराते हैं, दूसरा होमवर्क देते हैं, ठीक है। दूसरे का आधा करा बता करके, मतलब z निकलवा करके होमवर्क दे देते हैं, फिर केवल डिफ्रेंशिएट करना होता है पहले वाले की तरह। इन दोनों में से एक आपको एग्जामिनेशन 2022 में ज़रूर मिलेगा। लिखिए, कितना हो पाएगा आज, हो पाएगा। लिखिए 2022 के लिए लिखिए, आ हैवी बॉडी, हेडलाइन है, आ हैवी बॉडी रेस्ट ऑन अ फिक्स्ड बॉडी, a heavy body rest on a fixed body, comma, determine the nature of equilibrium. Determine the nature of equilibrium. कह रहा है किसी फिक्स बॉडी के ऊपर एक हैवी बॉडी है, तो जाहिर सी बात अगर एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हमको टिल्ट वाला सेक्शन करना है। टिल्ट वाला करना है मतलब क्या आएगा, इसमें एनर्जी लेवल आएगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले, यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये फिक्स बॉडी है, इधर देखिए दीनदयाल, फिक्स बॉडी है, इसके ऊपर एक हैवी बॉडी लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर है, इसलिए सबकी सब चीज़ें एक साथ क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। मान लिया ये O नीचे वाले बॉडी का सेंटर है, ऊपर वाला O1 इसका सेंटर है, नीचे वाले की रेडियस कैपिटल R है, ऊपर वाले की रेडियस स्मॉल r है। दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A1 है। आपको कहते हैं इस स्थिति में ऊपर वाली बॉडी की कोई ना कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी रही होगी। मान ले रहे हैं G1 इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हाइट h है, जिसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हाइट कितनी है, h। इतने में कोई दिक्कत? क्या क्या बोले, ऊपर वाले का सेंटर, नीचे वाले का सेंटर, ऊपर की रेडियस, नीचे की रेडियस। इस स्थिति में इसकी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रही होगी, जिसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस कितनी है, h, ठीक। अब बॉडी को हम लोग हल्का सा टिल्ट करेंगे। कितने एंगल से टिल्ट करेंगे, थीटा एंगल से टिल्ट करेंगे। कर रहे हैं, टिल्ट हो गई। कितने एंगल से टिल्ट हुई है ये, थीटा। अगर ये हॉरिजेंटल हो तो अब जो सिस्टम बैठेगा ऐसे, जरा सा डायग्राम ठीक करिएगा, या तो लाइन ठीक करिए या डायग्राम ठीक करिए, एकदम सिमेट्रिक दिखना चाहिए। ठीक है, ये जो टिल्ट करेगा कितने एंगल से टिल्ट करेगा, थीटा। ठीक है, अब देखिए यही लाइन तो टिल्ट की भाई, ये जो एक सीध में लाइन थी जब घुमाए हैं तो वही लाइन तो टिल्ट करके इधर गई। कितने एंगल से टिल्ट की, थीटा। अब इसका कंसेप्ट देखिएगा एक एक। सबसे पहले
जो पहले A1 था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो अब क्या बन जाएगा A2। ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A1 आफ्टर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A2। ठीक, जब A1 था ये लुढ़का गेंद है धरातल पे लुढ़की, तो जो पहले वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो कुछ आगे बढ़ गया। वैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ये रखे हुए हैं, जैसे ही टिल्ट किया तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ये आपको दिख रहा होगा कुछ आगे बढ़ गया। अगर ये इसके ऊपर रखा है ये लुढ़का, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए पहले वाला कुछ चेंज हो गया, उठ करके कुछ आगे आ गया। आया, ये लुढ़का तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ चेंज होगा, लुढ़क करके कुछ आगे आएगा, लुढ़क करके आगे आ गया। हम मान ले रहे हैं वो जिस पोजीशन पे आया है वो पोजीशन सी है। ठीक है, तो A1 लुढ़क करके कहाँ पे आ गया सी पे, A1 लुढ़क करके कहाँ पे आ गया सी पे। ठीक, बना रहे हैं। फिर देखिए O1 न्यू पोजीशन ले लेगा, O2 है सेंटर ही, लेकिन कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। तो O1 लुढ़क करके कहाँ आ गया O2। ठीक है, रहा है ना, O1 कहाँ आ गया O2। थोड़ा सा और नीचे कर दे रहे हैं, इसके बराबर कम से कम दिखे O2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिला दिया। ठीक, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन पे होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन पे होगी। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या थी G1, अब मान लिया जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल रही है वो G2 है। क्या है G2। ठीक है, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन पे ही हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलती है। सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन पे ही क्या मिलती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले क्या थी G1, टिल्ट होने के बाद क्या हो गई G2, ये रही वो। ठीक है, आपने कहा था नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हॉरिजेंटल से जो हाइट होगी, नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हॉरिजेंटल से जो हाइट होगी वही क्या होगी Z। ठीक है, अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो मेरे हिसाब से यही हाइट क्या होनी चाहिए Z, है ना। इसको हम नाम दे रहे हैं M का, M, और इसको नाम दे रहे हैं L का, मतलब ML किसके बराबर होगा Z के। ठीक, अब देखिए इसकी रेडियस, ऊपर वाले की रेडियस कितनी थी स्मॉल r, है ना। G1 A1 कितना था h, G1 A1 इज इक्वल टू h। G1 की जगह कौन ले लिया है G2, A1 की जगह कौन ले लिया है C, ये भी कितना होगा h। G2 C ये भी कितना होगा h। ठीक, तो r में से अगर h घटाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी r माइनस h। ठीक, ये दो वर्टिकल लाइंस है, ये कट किया, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। ये नहीं, ये दो वर्टिकल लाइन है, ये एंगल थीटा होगा तो ये अंदर वाला एंगल भी कितना होगा थीटा।
ठीक है। और हम मान ले रहे हैं इस एंगल को फाई, क्या मान लिया है इसको, फाई। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी, चूंकि इसकी रेडियस r है तो कितनी रही होगी, r, और इसकी दूरी कितनी रही होगी, कैपिटल R। ठीक है, बस इतना बना लीजिए, साफ सुथरा ढंग से। किताब विताब में है नहीं, पहले हम बता दे रहे हैं, किताब के चक्कर में एकदम मत रहिएगा, उसमें है भी नहीं। और एक ये वाला है तो वो गलत बना हुआ है डायग्राम, इसलिए आज हम टाइम देके पहले इसको बनवा लिए हैं। ये बना लीजिए, एक क्लिक के ले लीजिएगा, घर जाके मैच कर लीजिएगा, कल हम फिर बनाएंगे। ठीक है, चलिए। और ये कहीं लिख लीजिएगा। कैमरा ऑफ कर दिया,